हेलो बच्चों, मेरे चैनल पर जो 9th क्लास का हमने फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया है उसका एक चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया और दूसरा चैप्टर है उसका आज ये टॉपिक रहेगा। दूसरा चैप्टर यानी आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसका 9th चैप्टर है ये, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इससे पहले भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ इस चैप्टर के भी, जिनमें मैं फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उससे रिलेटेड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। वो आपने नहीं देखे वीडियो तो जाकर अच्छे से आप देखिए और इन टॉपिक्स को क्लियर कीजिए। आज हमें पढ़ना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो उस सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हमें एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करनी है और इस क्वांटिटी को पहले समझना है कि ये क्या है। देखिए हमारा क्या पढ़ रहे हैं, इनर्शिया पढ़ रहे हैं। इनर्शिया मैंने आपको बताया, अच्छे से मैं बता चुका हूँ, बताऊंगा तो पूरा वीडियो उसी में चला जाएगा, तो वो वीडियो आप देखिए, आपने नहीं देखे हैं तो कि इनर्शिया है वो किस पर डिपेंड करता है। इनर्शिया का मतलब था, एक लाइन में भी याद दिला देता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेंगे तो उसकी अपोज करने की जो टेंडेंसी है वो अपोज करेगा। ये इनर्शिया किस पर डिपेंड करता था, मास पर। साथ में हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा कि आप एक तो मतलब मास हमारे पास क्वांटिटी निकल कर आ रही है। दूसरा हमने देखा कि वेलोसिटी में चेंज करना चाहेंगे तो किस में चेंज करना था, वेलोसिटी में, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये सारी बातें आपको तभी समझ में आएगी कहते हैं जब आप पहले वाले वीडियो देख लेंगे। तो मतलब एक ऐसी क्वांटिटी हमें डिफाइन करने की जरूरत हुई जो मास पर और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करे। तो बस वही डिफाइन किया जाता है। तो इट इज डिफाइंड एज, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लीकेशन से इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और किससे डिनोट करते हैं इसको, पी से। सिंपल सी क्वांटिटी है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए इसकी जो ऐसा यानी इंटरनेशनल सिस्टम, इसकी जो यूनिट है क्या हो जाएगी, मास की यूनिट है केजी और वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। पहले चैप्टर में बहुत ज्यादा हमने यूज किया वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड और मास की किलोग्राम। तो ये क्वांटिटी आप याद रखेंगे। तो अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट, अब जो टॉपिक, जो आज का टॉपिक हमें करना है, मोमेंटम, हमने उसी के लिए डिफाइन किया। अब हमारा टॉपिक रहेगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थोड़ा मैंने लिख दिया है ताकि वीडियो में जब लिखता हूँ टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए। तो क्या है देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्या बताता है कि देखिए कुछ नई टर्म्स आपके लिए मैं सब समझाता हूँ वन बाय वन। क्या बताता है कि जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो पहले तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब देखेंगे। जैसे आपको लिख दे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब क्या होता है कि B इंक्रीज होगा तो A भी इंक्रीज होगा और वाइस वर्सा भी, कि V डिक्रीज होगा तो A भी डिक्रीज होगा। ऐसा लिखा हो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, इसका मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है, उल्टा। यानी B इंक्रीज होगा तो A डिक्रीज होगा और B डिक्रीज होगा तो A इंक्रीज होगा। तो क्या बताता है कि जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। वही देखिए जो क्वांटिटी हमने पढ़ी थी, लीनियर मोमेंटम। चाहे आप उसको लीनियर मोमेंटम लिख दो या सिंपल मोमेंटम लिख दो, बार बार जो लीनियर वर्ड है वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बताता है। अब रेट का क्या मतलब होता है, देखिए रेट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में देखो, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। फिजिक्स में हमारे रेट का मतलब है कि आप उसको टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। तो फोर्स क्या आ जाएगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। क्या डिफरेंस आ गया, देखिए ऊपर था रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यहां मैंने रेट दिया मतलब टाइम से डिवाइड कर दिया। अब क्या आएगा देखिए कि जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल टू के साइन में चेंज करते हैं तो यहाँ क्या आता है, एक हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करें तो हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट यहाँ कितना होता है, इस तरह से यूनिट को हमने डिफाइन किया सब कि जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो यहाँ कितनी होती है, 1, k = 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फोर्स कितना आ जाएगा, सो फोर्स आ जाएगा
इक्वल टू 1 इंटू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फिर से सुन लीजिए, तो क्या बताता है लो कि जो हमारा सेकंड लॉ क्या बताता है कि जो फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम की जो रेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, डिवाइड कर दिया। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में जब भी आप कन्वर्ट करेंगे वहां क्या आएगा, एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट यहाँ होता है 1, तो 1 रखिए। तो सिंपल सा फोर्स आ गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकाले, देखिए किसी भी क्वांटिटी में आप चेंज कैसे निकालेंगे, उसकी फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करके। सिंपल सा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। फिर से सुन लीजिए एक बात, जैसे मान लीजिए आपका जो वेलोसिटी है, पिछले चैप्टर से हम वेलोसिटी और सब पढ़ रहे हैं, इनिशियली मान लीजिए कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और वो 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो कितने का चेंज हुआ, उस 15 मीटर पर सेकेंड में से 10 मीटर पर सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। तो वही यहाँ होगा चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर से सुनिए, देखो कैसे निकलेगा फाइनल मोमेंट। अभी हमने मोमेंटम को डिफाइन किया है और मैंने बता दी लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम लिखे एक ही बात है। तो मास को फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, फाइनल से। फाइनल को भी लिखते आए, आपने पहले वाला चैप्टर देखा है मौसम, तो फाइनल मोमेंटम आ गया। और इनिशियल मास तो सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट है चाहे उसकी वेलोसिटी कम ज्यादा हो, मास तो है उतना ही रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनिशियल मोमेंटम आ गया। फिर यहाँ से F कितना आ जाएगा, मास इधर लिख देंगे, V माइनस यू अपॉन टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और F इजिकल टू कितना आ जाएगा, ma। ये हमारा सेकेंड लॉ। क्यों हो गया ऐसा, देखिए क्या किया, m को कॉमन लिखा तो V माइनस यू अपॉन टी आया, और V माइनस यू अपॉन टी किसकी डेफिनेशन है, एक्सीलरेशन की, V माइनस यू अपॉन टी। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो ये होगा F इजिकल टू ma। तो ये हमारा सेकंड लॉ है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, अब मैंने आपको पहले भी समझा देंगे कि फर्स्ट लॉ हमें क्या देता है कि फोर्स ऐसा कुछ होता है जिसकी हमें जरूरत होती है वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, और सेकंड लॉ बताता है कि उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, कैसे उसको डिटरमाइन करें फोर्स को, तो वो हमें बताता है कौन, सेकंड लॉ। अब यहां से आप क्या देख सकते हैं, देखिए कि जो फोर्स है, यूनिट ऑफ फोर्स इज, क्या यूनिट बनेगी, एक तो मास की किलोग्राम और एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड, ये हम लिखते आए यूनिट। और क्या है फोर्स की यूनिट, न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन विच इज रिटन बाई कैपिटल एंड। जो साइंटिस्ट नेम से जो यूनिट स्टार्ट होती है उनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो क्या आ गया, देखिए कि जो फोर्स है वो हमारे पास ma आ गया, और जो फोर्स की यूनिट है वो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड के लिखना मुश्किल होता है बार बार, तो इसकी यूनिट हम लिखते हैं न्यूटन। अब हमें यहाँ से क्या बताना है, जो भी यूनिट निकल कर आती है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो किसकी डेफिनेशन बतानी है हमें, डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। तो आपसे क्वेश्चन कैसे आता है, या तो डिफाइन 1 न्यूटन, या एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स। क्या है क्वेश्चन, डिफाइन, इस तरह से क्वेश्चन आता है जनरल, डिफाइन, या तो डिफाइन 1 न्यूटन आएगा या डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे, देखिए हमारे पास हमेशा ये तरीका रहेगा, बिकॉज ऑफ F इजिकल टू ma। इफ m इजिकल टू 1 किलोग्राम, m को 1 ले लीजिए, और जो a है उसको भी क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए। m is equal to 1 kilogram and a is equal to 1 meter per second square. Then F is equal to 1 into 1 यानी कि 1 न्यूटन। तो क्या निकल कर आया, देखिए यानी कि 1 न्यूटन कितना फोर्स है, 1 न्यूटन इतना फोर्स है कि वो क्या कर दे, 1 न्यूटन क्या कर दे, 1 किलोग्राम के जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर दे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। उल्टा आप कह सकते हैं कि यदि 1 किलोग्राम का 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है
और उसका एक्सीलरेशन है उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन है। तो कैसे भी दोनों से आप तो क्या लिख देंगे, सो 1 न्यूटन इज सच फोर्स which produces 1 मीटर पर सेकंड। क्या काम में लेंगे आप, यूनिट एक्सीलरेशन भी आप लिख सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन या यूनिट एक्सीलरेशन। सो 1 न्यूटन इज सच फोर्स विच प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सीलरेशन इन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब क्या है, 1 किलोग्राम मास। यूनिट वेलोसिटी बोले, देखिए कंफ्यूजन, वेलोसिटी यूनिट पूछे तो आप मीटर पर सेकंड बताएंगे, एक्सीलरेशन की पूछे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऐसे लिख रहा हूं यूनिट एक्सीलरेशन यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस यूनिट का मतलब 1 यूनिट मास है जिसका मतलब 1 किलोग्राम। तो 1 न्यूटन कितना फोर्स है जो क्या एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, यूनिट एक्सीलरेशन, किसमें, यूनिट मास के। तो आज हमने सेकंड लॉ देखा। सेकंड लॉ के बाद हमने क्या देखा कि किस तरह से उसकी जो यूनिट है वो न्यूटन होती है, और किस तरह से जो 1 न्यूटन है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो अच्छे से तैयार कीजिए। देखिए 8th क्लास की जो आपकी साइंस है और यहाँ 9th क्लास है उसमें डिफरेंस है। अच्छे से आप इन सारे टॉपिक्स को तैयार कीजिए। अब एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है, यहाँ पर इस सेकंड लॉ से रिलेटेड मैं लिख देता हूँ, वाई क्रिकेटर pulls his hands in backward direction while taking a catch। क्या बता रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल। की जो क्रिकेटर बॉल को फील्डिंग करते टाइम मान लीजिए, कैच लेते टाइम मान लीजिए, आप सब भी खेलते हैं, क्या होता है, जो कैच लेते हैं हाथों को क्या करते हैं, पीछे की ओर खींचते हैं। वाई क्रिकेटर पुल्स हिज हैंड्स इन बैकवर्ड एज, पीछे की ओर क्यों खींचते हैं बताइए, वाइल टेकिंग कैच। आप इतना तो सब जानते हैं, भले फिजिक्स के डेफिनेशन से हम वैसे नहीं जाने, हम जानते हैं जब हम हाथों को पीछे खींचते हैं तो इससे हमारे हाथों पर जो बॉल से जो चोट लगती है, लेकिन जो बॉल हमारे हैंड्स के ऊपर फोर्स लगा रही है वो कम लगता है ना। क्यों होता है ऐसा बताइए। तो इसी लॉ को काम में लेते हैं। क्या है देखिए, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तभी मैंने मिटाया नहीं इतना, यहाँ से उठाते हैं इसको। बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बताइए, क्या होगा यहाँ से, एफ इजिकल टू कितना आएगा, एम वी माइनस यू अपॉन टी। ये चीज मैं लिख रहा हूँ तो मैंने आपको दिखता रहे, मिटाया नहीं, ये वाली चीज लिखी मैंने यहाँ। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या है, एफ इजिकल टू क्या है, एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो इससे क्या बेनिफिट होगा इस लॉ से कि मास तो बॉल का है उतना रहेगा, बी फाइनल वेलोसिटी आपको क्या करनी है उसकी जीरो, आपके हाथों में आगे फील्डिंग कर लिया, आपको उसको जीरो करना है। यू कितना है, जिस वेलोसिटी से वो आपकी तरफ आ रही थी बॉल, तो वो ये सारी चीजें तो है जो ही है, मास है उतना है, भले हाथों को पीछे ले न ले, बॉल का मास है उतना रहेगा। हाथों को पीछे ले या न ले, वेलोसिटी उसको जीरो करना है, हमें उसको पकड़ना है। यू जिस वेलोसिटी से आ रही है वो उसी से आएगी, हाथों को पीछे लेने न लेने का इनमें कोई रोल नहीं। रोल किसका है, टाइम का, कि जब आप उसको कैच करते टाइम पीछे ले लेते हैं, तो आप हाथों को पीछे करते हैं तो उसको कैच करने में लगा जो टाइम है वो आप क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं टाइम। एक तो वहीं आप उसको कैच करेंगे, एक पीछे आपने पुल किया अपने हैंड्स को, तो टाइम आपने क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, और इससे जो आपके हाथ है उनके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। ये बताना है। तो क्या लिखेंगे, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सो प्लेयर increases time t to stop ball by pulling his hands in backward direction and it gets less
फाइटर टू प्लेयर, और प्लेयर को जो चोट लगती है, चोट ना जो बॉल उसके ऊपर फोर्स लगा रही है उसी से चोट लगी ना, तो वो फोर्स कम लगेगा। सिंपल सा सुन लीजिए, मार जितना है बॉल का उतना है, फाइनल वेलोसिटी उसको रोकना है। तो वो उसमें कोई सिचुएशन हमारे पास और अलग नहीं है, यू जो आ रही है उसी वेलोसिटी से बॉल आ रही है। टाइम बढ़ा लेता है वो हाथों को पीछे लेना, तो रोकने में जो टाइम लगाया तो क्या करता है, टाइम टी टू स्टॉप बॉल, बॉल को रोकने में जो टाइम लगा वो इंक्रीज कर लेता है, और टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स कम लगाएगी बॉल और उसको चोट क्या लगेगी, कम लगेगी। तो बहुत बार इक्वेशन पूछते हैं, आप इसको उतार सकते हैं। तो ये आप देखिए, ये हमने फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ हमने किया। एक छोटी सी बात और समझाना चाहता हूं मैं आपको, कोरेस्पॉन्डेंस एक दूसरे के कैसे कोरेस्पॉन्ड है बिटवीन फर्स्ट एंड ये उतारिए आप, एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जो दोनों लॉज पढ़े क्या कैसे इसके अंदर कोरेस्पॉन्डेंस है, देखिए क्या बताता है ना, दोनों कैसे एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। एक तरह से क्या बताता है, देखिए अभी हमने देखा बाय सेकेंड लॉ क्या होता है, देखिए तभी मैंने मिटाया नहीं, वो फिर वापस हमें यूज करें क्योंकि आपको लगे वरना कहां से ये एफ इजिकल टू क्या है, एम वी माइनस यू अपॉन टी। क्या किया हमने, वो लिख दिया। तो देखिए बताना है कि एक तरह से इक्विवेलेंट है दोनों, काम क्या आते हैं। फर्स्ट लॉ मैंने एक कंसेप्ट देता है कि फोर्स नाम की कोई चीज होती है जो हमें स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए या वेलोसिटी को चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और सेकंड लॉ बताता है उसका मैग्नीट्यूड, कैसे फॉर्मूला। तो मैंने क्या बता रहा हूँ, कोरेस्पॉन्डेंस कैसे दोनों के बीच, ये फॉर्मूला है हमारे पास। इफ एफ इज इक्वल टू 0, एफ कितना हो 0, फोर्स नहीं लगा रहे, तो क्या है 0 इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो 0 से मल्टीप्लाई होकर देखिए कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा सारा। तो 0 इज इक्वल टू, यानी ऐसे लिखेंगे 0 इंटू टी अपॉन एम। छोटी क्लास में आप सब करते हैं ना, ये टी इधर ऊपर आ गया, तो ये तो सारा 0 हो गया। क्या किया देखिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टी को इधर ले आए, एम को इधर ले आए, सारा 0 हो गया। तो यानी यहां से क्या आ गया, ऐसा कह दीजिए u इज इक्वल टू वी या v इज इक्वल टू यू। इसका मतलब क्या है, ऐसा लिख दीजिए, भले आप ऐसा लिख दीजिए। तो ये तो फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि फोर्स 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक दूसरे के सेम रहेगी, यानी जो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा रहेगा। फोर्स यदि नहीं लगाएंगे तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी फाइनल वाली और इनिशियल वाली सेम रहेगी। तो क्या है बताइए, सो सेकंड लॉ इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ किस तरह से फर्स्ट लॉ के इक्विवेलेंट होता है, ये सेकंड लॉ फोर्स आप नहीं लगाएंगे तो वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स आप खुद उनको करके देखिए, और कल मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो आप जो भी और आपको दिक्कत आ रही है इस चैप्टर में, इससे पहले वाले में, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई वीडियो आपसे